हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगे फ्रॉम डेनविस इन्वेस्टमेंट। आज हम देखेंगे मार्सेलस इन्वेस्टमेंट यानी सौरभ मुखर्जी के राइजिंग पोर्टफोलियो के 15 स्टॉक्स। तो ये जो वीडियो रहेगा ये दो पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हम पहले राइजिंग जायंट का जो मेथोडोलॉजी है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, कंसेप्ट समझ लेंगे, चार्ट पे समझ लेंगे और 5 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 जो होगा उसमें हम रिमेनिंग 10 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, जो 10 स्टॉक्स है। तो टोटल 15 स्टॉक्स का ये जो बास्केट है राइजिंग जायंट का, ये स्टॉक्स का डिस्कशन रहेगा। तो राइजिंग जायंट्स की बात करें तो ये मोस्टली मिड कैप कंपनीज के ऊपर प्रोडक्ट बनाया गया है। तो मार्सेलस इन्वेस्टमेंट ने 7,000 करोड़ से 75,000 करोड़ का जो मार्केट कैप की कंपनीज है, वैसे तो एक्चुअली 3,500 है, लेकिन 3,500 से 7,000 की कुछ कंपनीज है, मोस्टली 7,000 से 75,000 करोड़ के मार्केट कैप के रेंज में जो कंपनीज है उनमें से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली इनका यूनिवर्स होता है, ऑलमोस्ट 450 स्टॉक्स होते हैं। और यहाँ पे ये बेसिकली 3 फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर देखते हैं डोमिनेंट फ्रेंचाइज, यानी ये जो भी सेक्टर में जो कंपनी अपना बिजनेस चला रही है उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो लीडर है, चाहे वो छोटा सेक्टर ही क्यों ना हो। क्योंकि ये जो मिड कैप कंपनीज है, हालांकि ये मिड कैप यानी कंपेयर टू लार्ज कैप छोटी हुई, बट सेक्टर अपने आप में थोड़ा सा छोटा है, बट उस सेक्टर के अंदर ये जो है एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है, डोमिनेंट पोजीशन है। उसके बाद सेकंड है कि इनके पास बहुत ही प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी अपना जितना पैसा कमाते हैं इसको ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ताकि फर्दर इनका बिजनेस ग्रो हो। तो कैपिटल एलोकेशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और फोकस दिया जाता है मार्सेलस इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए ये जो है बेसिकली री इन्वेस्टमेंट देखते हैं कोर बिजनेस के अंदर ताकि फोकस बना रहे। और उसके बाद तीसरा फैक्टर आ जाता है क्लीन अकाउंटिंग एंड इम्पेकेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए और अकाउंट्स जो है ना, जो बेसिकली उनकी जो बैलेंस शीट है या अकाउंट्स है वो क्लीन होने चाहिए, कुछ फजिंग नहीं होनी चाहिए। बेसिकली प्रॉफिट्स जो है जो प्रमोटर्स है वो कहीं और ले जा रहे हैं, वैसा स्टॉक्स नहीं होना चाहिए। ये 3 फैक्टर्स है बेसिकली जिसके हिसाब से मार्सेलस इन्वेस्टमेंट के सौरभ मुखर्जी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्लाइड पे आ जाता हूँ। तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी स्लाइड से आप पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है ना ये समझोगे राइजिंग जायंट का। तो इनका मेन फोकस क्या होता है कि फ्री कैश फ्लो जो येलो कलर टाइप से डोनेटेड है, आप देखो फ्री कैश फ्लो जो है ये लगातार जो है ये लगातार कलर से डिनोट हो रहा है। तो इसके एक फेज होता है। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है ये हम नॉर्मली कंपनीज का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, राइट। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ग्रो हो रहा है उसके हिसाब से कंपनी को देखते हैं। बट कई बार क्या होता है कि कंपनीज जो है उनका लगातार इस तरीके की जो हेवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जो बिलोंग करती है उनमें लगातार री इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो कभी वो अपने आप शेयर होल्डर्स के लिए एक वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाई, क्योंकि अगर वो वेल्थ को डिविडेंड या किसी भी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है तो ऑटोमेटिकली उसका जो बेसिकली री इन्वेस्टमेंट का जो फेज है वो कंटिन्यूसली रहेगा, तो उससे वो फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए जो है मार्सेलस इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए। फ्री कैश फ्लो तभी आपको आएगा जब बिजनेस सस्टेनेबल है। तो इसमें क्या होता है कि 3 फेज होते हैं। पहला नेसेंट स्टेज, जहां पे फ्री कैश फ्लो जो है अपने आपको नेगेटिव दिखेगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। तो उस केस में क्या होता है कि लगातार जो भी कोर ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आते हैं उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और इसलिए आप जो ग्रे कलर से डिनोटेड है ये री इन्वेस्टमेंट देखोगे। और इससे क्या होता है कि एक सर्टेन फेज के बाद जो है फ्री कैश फ्लो जो पॉजिटिव होने लगता है, री इन्वेस्टमेंट जो है वो और ज्यादा बढ़ता है, बट कैश फ्लो जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। और उसके बाद ये बेसिकली जो हम री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो री इन्वेस्टमेंट 2 चीजें आ जाती है। एक होता है कि वर्किंग कैपिटल जो बेसिकली आपका जो डे टू डे ऑपरेशंस में होता है उसमें पैसा फंसता है। दूसरा जो आपका फिक्स कॉस्ट या आपका जो बेसिकली प्लांट या कैपेक्स लगा रहे हो, उन 2 चीजों में प्राइमरली री इन्वेस्टमेंट होता है। ऑफकोर्स मार्केटिंग में भी हो सकता है, बट ये जो मिड कैप कंपनीज ये बहुत ज्यादा मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो येलो कलर जो है बेसिकली इट विल बी मच लोअर देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट अचानक से ये जो फेज है, ये जो पर्टिकुलर फेज है, यहाँ से आप देखोगे कि जो ग्रोथ है ना वो फ्री कैश फ्लो की बहुत ज्यादा होती है विज़ेवी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इससे क्या होता है कि जो गैप है ना, ये इतना बड़ा जो गैप है बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड फ्री कैश फ्लो, वो लगातार गैप जो डिक्रीज होने लगता है। दैट्स द कंपनी, वो जो फेज होता है ना उस फेज के अंदर आपको पिच इन करना होता है, उस फेज के अंदर आपको एंटर कर जाना होता है। और उसके बाद जो है लगातार कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो लगातार इंक्रीज भी होते हैं और जो है री इन्वेस्टमेंट होता है, बट री इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे एक स्लो फेज में आ जाता है। और ये जो फेज होता है ना इसमें बैलेंस शीट में चीजें बहुत इंप्रूव होकर आती है और शेयर प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी राइज करते हैं। तो ये जो स्वीट स्पॉट है ना, इस स्पॉट पे आपको कवर करना चाहिए। और ये जो जर्नी यहाँ पे दिखाई गई है तो ये थोड़ा सा लंबा फेज भी हो सकता है, 2 साल 3 साल की जगह ये 8-10 साल का भी फेज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टेलविंड्स किस तरीके की इन जनरल उस सेक्टर में। बट नेवरदलेस ये बेसिकली ग्रोथ फेज होता है कंपनी का। और उसके बाद तीसरा होता है मैच्योरिटी फेज। तो मैच्योरिटी फेज में अचानक से आप देखोगे कि कैश फ्लो जो है उसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है, ग्रोथ जो है 0 या नेगेटिव की तरफ आ जाती है ग्रोथ रेट, एंड कैश फ्लो ओवरऑल सम भी जो है वो एक स्टेबल सा हो जाता है। और उसके बाद एक डिक्लाइन फेज होता है जहाँ पे बोथ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो दोनों जो है नेगेटिव होने लगते हैं। तो ये 4 फेज होते हैं बिजनेस के, और ये 4 फेजेस के हिसाब से ही आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन से स्टॉक्स को आपको निवेश करना चाहिए। तो हम बेसिकली फ्री कैश फ्लो जो है वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा पेस में ग्रो उस तरह की कंपनीज हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम जो भी कंपनीज डिस्कस करेंगे वो बेसिकली अपने 2 फेज में है। एक
एक तो नेसेंट स्टेज में है जहां पे आपको फ्री कैश फ्लो जो है नेगेटिव ग्रोथ में दिखेगा vis-a-vis जो आपका कोर ऑपरेशन है, और दूसरे आपको ग्रोथ फेज के स्टॉक्स दिखेंगे जो ऑलरेडी अपने नेसेंट स्टेज से निकल गए हैं। अब फ्री कैश फ्लो जो है वो ज्यादा पेस में ग्रो हो रहा है vis-a-vis ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये जो दो फेज वाली कंपनीज है उनको ही मार्सलेस इन्वेस्टमेंट ने पिक किया है। अब फ्री कैश फ्लो आपको अगर थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया तो बेसिकली ज्यादातर कंपनीज जो है ना वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिखेगा, बट जब आप फ्री कैश फ्लो देखोगे तो नेगेटिव में आ जाता है। और वैसी कंपनीज जो है आपको पैसा बना के नहीं दे पाएगी। जिस तरीके के एग्जांपल मार्सलेस ने दिए हैं वो बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में, B2B में मैन्युफैक्चरिंग में मोस्टली ये कंपनीज ऑपरेट करती है, जो बड़े प्लेयर्स को सप्लायर भी होती है। और आप देखोगे कि जो कंपनीज बेसिकली कंटिन्यूसली री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एक सर्टेन लेवल तक आपको ग्रो करने के लिए कैपेक्स लगाना पड़ेगा, राइट, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिजनेस शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एज वेल। वैसे बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको लगातार पैसे की जरूरत होती रहती है, विदाउट मनी दे कैन नॉट रियली ग्रो, एंड उनका लगातार वो तो या तो उनका अगर कोर बिजनेस से अगर प्रॉफिट्स नहीं आते तो वो डेट लेने लगते हैं। तो ज्यादातर कंपनीज जो है इस तरीके की डेट ट्रैप में फंस जाती है। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर आप फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाते हो तो वैसी कंपनीज आपको एक्चुअली वेल जनरेट करके नहीं दे सकती। तो दिस इज द मेन फिलोसॉफी जहाँ पे राइजिंग जायंट का ये स्टॉक पिकिंग का फ्रेमवर्क बनाया गया है। और यहाँ पे मैं थोड़े से नंबर्स में बता दूं तो 450 कंपनीज जो है ये बेसिकली 3,500 करोड़ से 75,000 करोड़ के रेंज में है, और ये 450 स्टॉक्स में से 12% कंपनीज जो है 2019 से लेकर 21 जो है नेगेटिव फ्री कैश फ्लो पे रहे हैं। वहीं अगला फैक्टर बताऊं मैं आपको तो 2016 से लेकर 2021 इसमें ओनली 1/3 कंपनीज हैव एक्चुअली जनरेटेड फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव जनरेट किया है इन मोर देन 3 इयर्स। तो ये दर्शाता है कितना डिफिकल्ट होता है फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव रेस करना इन लॉन्गर ड्यूरेशन, स्पेशली 3 साल 4 साल 5 साल तक लगातार आप फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव जनरेट कर पाओ। और वहीं तीसरा नंबर मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट 5 इयर्स में देखें 2016 ये 16 होगा, 2016 से लेकर 2021 तो जो मीडियन ग्रोथ रही है इन दिस यूनिवर्स ऑफ 450 स्टॉक्स तो मात्र 5% का CAGR रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्री कैश फ्लो ग्रोथ। तो ये दिखाता है कितना डिफिकल्ट होता है फ्री कैश फ्लो ग्रोथ करना। तो इसीलिए जो है ये एक जो कंपनीज हम बात करेंगे इनके लगातार फ्री कैश फ्लो जो है लगातार काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से नंबर्स भी दिखा दूं तो स्टॉक्स जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड में, लेकिन थोड़ा सा आपको ये फ्री कैश फ्लो का फंडा बता देता हूँ। तो ये 3 फेज में कंपनी ने डिवाइड किया है अपना जो स्टॉक्स का फ्रेमवर्क है 2013 to 15, 16 to 18 एंड 2019 to 21। तो जैसा मैंने कहा कि फ्री कैश फ्लो इनिशियली जो है वो नेगेटिव होता है। जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो फ्री कैश फ्लो का अब देखो ये जो फेज है ना ये बेसिकली नेसेंट है, इनिशियल फेज ऑफ द ग्रोथ। ये वाले फेज में आपको फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ जो है बेसिकली जो टेंजेंट होता है वो स्लो रहेगा। बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल ग्रो वेरी फास्ट बट फ्री कैश फ्लो विल ग्रो वेरी स्लो, ये वाला फेज तक। उसके बाद क्या होता है ये वाले फेज से जो एंटर करता है उसके बाद फ्री कैश फ्लो जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से काफी ज्यादा ग्रो करता है, राइट। तो ये जो 2 फेज है इन 2 फेज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है 2013 से 15 एंड 16 to 18 एंड देन 19 to 21 ये तीनों फेज में। तो आप देखोगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या एबिटा जो है वो ज्यादा पेस में ग्रो कर रहे थे देन फ्री कैश फ्लो। जैसा मैंने कहा कि ग्रोथ स्लो रहती है नेसेंट स्टेज में। तो ये जो है ये बेसिकली ये ज्यादातर कंपनीज का जो है नेसेंट स्टेज हुआ था और वही 16 to 18 में चीजें टर्न अराउंड हुई। आप देखो 17% एंड 26% पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो हुआ और एबिटा जो है वो बेसिकली 17% पेस से ग्रो हो रहा था। वहीं फ्री कैश फ्लो क्या हुआ यहाँ पे चीजें चेंज हो गई। आप देखो 29% के पेस से ग्रो होने लगा। दैट्स द पावर ऑफ फ्री कैश फ्लो। और वहीं अगले फेज में बताऊं 19 to 21, हालांकि 19 to 21 में पैंडेमिक का फेज भी आया था बट नेवरदलेस आपको दिखेगा एबिटा और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है स्लो पेस में ग्रो हुए। हालांकि 17% एंड 33% इटसेल्फ इज वेरी गुड बट आप देखो फ्री कैश फ्लो देखो इसने 41% के CAGR से ग्रो किया है। तो दैट्स द पावर ऑफ सिलेक्टिंग कंपनीज बेस्ड ऑन फ्री कैश फ्लो। तो ये जो है काफी अच्छा वेल्थ भी जनरेट करके दिया है। लास्ट 5 इयर्स में हम देखेंगे किस तरह की वेल्थ इस तरह की कंपनीज ने दिया है। तो कंपनीज पे जाने के पहले कुछ और फैक्टर्स समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये जो लास्ट 10 इयर्स है B2B कंपनीज हो या B2C बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश भी हुआ है और कम्युनिकेशन ईजी हो गया है लास्ट 10 इयर्स में। जस्ट टू गिव यू सम नंबर्स, लास्ट 10 इयर्स में इंडिया का जो हाईवेज है उसका लेंथ जो डबल हुआ है। उससे क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होता है, फास्टैग आ गया है जिससे जो बेसिकली हाईवेज पे जो गाड़ी को ज्यादा टाइम लगता था अप्रूवल लेने में वो जल्दी हो गया है। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस बढ़ गए हैं। देखो इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 20 मिलियन इन 2011 टू 687, ऑलमोस्ट 30 टाइम से ज्यादा ग्रो हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं एयरपोर्ट्स की हम देखें तो लास्ट 10 इयर्स में 16% के CAGR से ग्रो हुआ है। और वहीं अगला फैक्टर देख ले डीमोनेटाइजेशन, जो बेसिकली आपके जो लोकल प्लेयर्स है जो प्लेयर्स टैक्स नहीं देते उनको बेसिकली अब जो है टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है उनसे कम्पीट करने में लोकल प्लेयर्स को डिफिकल्टी हो गई है। तो ये जो है ऑर्गेनाइज प्लेयर लगातार लोकल प्लेयर से मार्केट ग्रैब करते जा रहे हैं। GST इंट्रोडक्शन अगेन टैक्स इवेशन जो करते थे लोकल प्लेयर्स वो अब मुश्किल हो गया है। उसके बाद आ जाते हैं कोविड-19 जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले जो कंपनीज है वो वीकर कंपनीज को एक्वायर भी कर रही है। तीसरा फैक्टर देख ले कोविड-19 का क्राइसिस। तो कोविड-19 की क्राइसिस में बेसिकली जो स्ट्रॉन्गर फ्रेंचाइजी थे वो अपने आपको बिजनेस को हैंडल भी कर पाए, जो टैलेंट को वो रिटेन करना चाहते थे वो रिटेन
मेंटेन भी कर लिए। तो इस तरीके से जो है जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स थी वो कोविड-19 फेस को जो है अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए। और वहीं जो है रिसेंट टाइम में हम देखें तो ये जो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज है इनको टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। बेसिकली ईआरपी की बात करते हैं तो आज से 20 साल पहले लार्ज कैप कंपनीज जो है सिर्फ ईआरपी इंप्लीमेंटेशन कर पाती थी, बहुत महंगा होता था। बट आज के टाइम पे ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी आता है और इवन जो हार्डवेयर है वो क्लाउड के बेसिस पे बहुत कम कॉस्ट पे आप पर मंथ बेसिस पे आप पे कर सकते हो। तो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी के टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पा रही है। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, डॉक्टर पैथ लैब बोल रहे या पेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिसेंटली लोगों ने ब्लू यॉन्डर करके सप्लाई चेन टूल बनाया, इंप्लीमेंट किया अपने सिस्टम के अंदर। तो उससे क्या होता है कि बेसिकली काफी सप्लाई चेन के अंदर जो बेसिकली जहाँ पे इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो रही थी उसको इन्वेंट्री को रिड्यूस किया और इससे वर्किंग कैपिटल आपकी इंप्रूव हो जाती है। सिमिलरली डॉक्टर लाल बोले आवास फाइनेंशियल ने जियो टैगिंग इंप्लीमेंट किया। तो ये जो एडवांटेज लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से है। ये वाली स्लाइड जो है मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल। 450 स्टॉक्स का यूनिवर्स है, राइट? उसमें से बेसिकली ये जो है ये डीप अकाउंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल पैरामीटर्स लाइक रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कैपिटल या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या कैश जनरेशन टू कंपनीज, कुछ मेजर फैक्टर्स के बेसिस पे ये कंपनीज को फिल्टर आउट करते हैं और 35 to 40 स्टॉक का यूनिवर्स बचता है इनके पास फिल्टर करने के बाद। और उसको वो बेसिकली बॉटम अप रिसर्च करते हैं। बॉटम अप सर्च यानी ये डिटेल लेवल पे उन कंपनीज 35-40 कंपनीज की डिटेल लेवल पे लास्ट 15-20 ईयर्स की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, वेंडर्स से मिलते हैं, पार्टनर से मिलते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, एक्चुअली ग्राउंड रिपोर्ट पे ग्राउंड लेवल पे इसकी स्टडी करते हैं और उसके बाद जो है 15 कंपनी सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो 15 कंपनी दैट इज बेसिकली टेंटेटिव लिस्ट, करेंटली 15 है, आगे चल के आने वाले टाइम में ये 15 से 17 या 12 भी हो सकते हैं, बट मोटा मोटा ये 15 कंपनीज के आसपास रखते हैं ताकि एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड बास्केट रहे। अब आ जाते हैं कंपनीज के ऊपर। तो पहली कंपनी की बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है ये बेसिकली जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। वो कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस, ये काफी सारे इंश्योरेंस देती है। स्पेशली ये जो अदर इंश्योरेंस है बेसिकली इसमें प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी आ जाता है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पहले, तो वो चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। और वहीं कंपनी की कुछ पॉजिटिव चीजों की बात करूं तो पैंडेमिक में बहुत ज्यादा क्लेम हुए थे जिसकी वजह से इनके नंबर्स बहुत अच्छे रिसेंट टाइम में नहीं दिख रहे। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि पैंडेमिक ने बेसिकली अवेयरनेस बढ़ा दी और क्लेम्स जो है ये वन टाइम है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। बट आने वाले टाइम में जब पैंडेमिक की चीजें वर्न आउट हो गई है तो यहाँ से चीजें इंप्रूव होगी, इनके प्रॉफिट्स भी ग्रो होंगे और रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है क्योंकि कस्टमर्स को रियलाइज हो गया है लोगों को कि हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंपनी जो है मार्केट लीडर इन हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत ही कम कंपनीज है जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर लिस्टेड प्लेयर है। तो इससे क्या होता है कि इसको एक प्रीमियम भी मिलता है। हालांकि रिसेंट टाइम में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये इसका आईपीओ भी आया था, बट अदरवाइज अगर हम देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत ही कम कंपनीज है जो लिस्टेड है। और वहीं अगर मैं बात करूं एक और फैक्टर की तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है और निफ्टी 50 में ये फ्यूचर में जाएगा। जैसे जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस ग्रो होगा तो ऑब्वियसली इनका भी बिजनेस ग्रो होगा और मार्केट कैप भी बढ़ेगा। तो फ्यूचर के सेक्टर में से एक सेक्टर है ये इंश्योरेंस सेक्टर और इसके अंदर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी 50 में नेक्स्ट 5 ईयर्स में मूव हो तो वहां पे बहुत ही अच्छा वेल्थ जनरेट करके दे सकता है ये आने वाले 5-10 ईयर्स में। लास्ट 5 इयर्स की बात करूं तो 13.4% के सीएजीआर से ग्रो हुआ, 89% के रिटर्न्स दिए इसने लास्ट 5 इयर्स में इन एब्सोल्यूट टर्म्स। अगली कंपनी की बात करूं तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी की बात करूं तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो बेसिकली व्हीकल फाइनेंसिंग या फिर होम लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इस तरीके के बिजनेस में है। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं तो एनबीएफसी सेक्टर जो है अपने आप में 11% से ग्रो किया है, वहीं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस जो है 19% के से ग्रो किया है इन लास्ट फ्यू इयर्स। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनकी बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रॉग है विद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 20%। तो ये जो है ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट का एडवांटेज क्या होता है कि लास्ट कुछ साल आप देखे होंगे कि एनबीएफसी में काफी क्राइसिस भी आया था और ज्यादातर एनबीएफसी कंपनीज वर नॉट डूइंग गुड। और वहां पे बजाज फाइनेंस एंड चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट दीज वर द टू कंपनीज एनबीएफसी के अंदर इन्होंने लगातार बिजनेस भी ग्रो किया और एनपीएस भी मिनिमल से मिनिमल हुए और इसीलिए जो है ये काफी अच्छा वेल्थ भी क्रिएट करके दिया। 27% के सीएजीआर से ग्रो किया, 238% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए इन लास्ट 5 इयर्स। तो इस तरीके का वेल्थ जनरेट करके दिया कंपनी ने। अगली कंपनी की बात करें तो आवास फाइनेंसियर्स। तो आवास फाइनेंसियर्स के ऊपर मैंने एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था ऑलमोस्ट 5 मंथ्स पहले। वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो बाई सर्चिंग रेनवी स्पेस आवास। तो कोई भी टॉपिक आप सर्च करोगे तो रेनवी पहले लगा दोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आवास फाइनेंशियल वाज प्रीवियसली नेम्ड एज एयू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और ये बेसिकली लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं जो बेसिकली स्मॉल टिकट साइज के होम लोन देता है ये एंड प्राइमरली ये जो है रूरल एरिया एंड सेमी अर्बन एरिया को ये कैप्चर करता है। और कुछ नंबर्स की बात करूं तो लास्ट 5 इयर्स में इसने 38% से इनका बिजनेस ग्रो हुआ है। विज़िवी इंडस्ट्री जो है 13% से ग्रो हुई और वही अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो लिस्टेड है इन पब्लिक इक्विटी मार्केट इंडियन मार्केट में वो 16% से ग्रो हुआ। तो आप देख लो 13% एंड 16% के कंपेरिजन 38% जो अमेजिंग ग्रोथ होती है। और इनका ब्रांच एक्सपेंशन भी बहुत अग्रेसिवली हुआ है फ्रॉम 44 to 298 और इनका बिजनेस
बिजनेस जो है इनके जो ब्रांचेस है वो बेसिकली जो बड़ी बैंक्स है इनसे बिल्कुल डिफरेंट लोकेशंस में होता है, जिस वजह से इनके बिजनेस भी जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो 195% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स। सीएजीआर लेवल पे बात करें तो 24.2% के सीएजीआर होते हैं लास्ट 5 इयर्स में। इनफैक्ट ये अक्टूबर 2018 में ये इसका आईपीओ आया था, तो एक्चुअली ये 5 इयर्स ओल्ड भी नहीं है लिस्टेड कंपनी। ये बेसिकली ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स हुआ है इसको लिस्ट हुए को। अगली कंपनी की बात करूं तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स। तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्री कैश फ्लो से समझा देता हूँ। तो प्रीवियस जो 3 कंपनी हमने देखी क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्री से थी तो वहाँ पे फ्री कैश फ्लो का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है, बट यहाँ पे डॉक्टर लाल का फ्री कैश फ्लो का कंसेप्ट देख लेते हैं। आप देखो 12 to 15 में इसका एबिटा जो है और सीएफओ से ये ज्यादा ग्रो हुआ है इन फ्री कैश फ्लो, यानी बेसिकली ये ग्रोथ फेज में था। 15 to 18 में ये कंसोलिडेशन फेज में आ गया जहाँ पे फ्री कैश फ्लो पॉजिटिवली ग्रोथ हो रहा था, लेकिन इट वाज स्लो कंपेयर टू एबिटा एंड सीएफओ। बेसिकली ये जो है री इन्वेस्टमेंट का फेज था। ये री इन्वेस्टमेंट का फेज था इसलिए समझ सकते हैं कि फिर फर्दर इसका वापस से बिजनेस ग्रो हो, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट के बाद अगर बेसिकली अगर आपका बिजनेस सही में वाकई में ग्रो हो रहा है ना तो फ्री कैश फ्लो जो है वो विद टाइम ग्रो हो जाएगा, अदरवाइज वो डिक्लाइन फेज में आ जाता है। तो यहाँ पे आप वापस देख सकते हैं फ्री कैश फ्लो जो है गेन जो है एबिटा और सीएफओ के कंपैरिजन में ज्यादा पेस में ग्रो हो रहा है, यानी ये बेसिकली एक ग्रोथ फेज में वापस से आ गया है। तो ये जो 15 और 18 के जो फेज है ना इसमें इन लोगों ने लगातार काफी सारे एक्विजिशंस किए टू बेसिकली ब्रिंग ग्रोथ इन अदर रीजन्स बियॉन्ड द नॉर्थ रीजन। बिजनेस की बात करें तो डॉक्टर पैथलैब जो है ये बेसिकली डायग्नोस्टिक चेन है। 216 लैब है इनके ऑल ओवर इंडिया, 3000 प्लस सर्विस सेंटर्स है एंड 7000 पिकअप यूनिट्स है। तो ये बेसिकली दिखाता है किस तरीके का हाई लेवल ऑफ नेटवर्क है इनका। रिसेंटली इन लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस भी इंप्लीमेंट किया जिससे इनकी लैब्स की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है। रिटर्न्स की बात करें तो 172% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो 22% के अमेजिंग ग्रोथ रही है। अगली कंपनी की बात करें तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग जो है ये बेसिकली ऑटोमोबाइल कंपनीज को एंसिलरीज प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो के हिसाब से देखें तो ये 12 to 15 में अमेजिंग तरीके से ग्रो हुआ था। आप देखो फ्री कैश फ्लो जो 94% से ग्रो हुआ, वहीं एबिटा और सीएफओ जो है वो 12% एंड 37% से रेस्पेक्टिवली ग्रो हुए। अगेन 15 to 18 भी इनका अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी रहा है। 35% एंड 48% वाज रेस्पेक्टिवली एबिटा एंड सीएफओ ग्रो, बट फ्री कैश फ्लो अगेन 95% से ग्रो हुआ। बट 2018 to 21 में चीजें चेंज हो गई। आप देखो एबिटा जो है वो ग्रो ही नहीं हुआ है और सीएफओ इज -10%, वही फ्री कैश फ्लो जो है अगेन -11%। तो क्या ये वाकई में डिक्लाइन फेज में है? तो एज पर मार्सलस दिस इज स्टिल इन अ ग्रोथ फेज। इट इज जस्ट दैट कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना वहाँ पे इन जनरल जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड लुक्स लाइक चीजें जो है इंप्रूव हो चुकी हैं, क्योंकि जो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस पहले बताया था जो एमिशन नॉर्म है उसकी वजह से भी एक इशू आया था, प्लस पैंडेमिक की वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक प्रॉब्लम थी, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब प्रॉब्लम होगी तो एंसिलरी कंपनीज को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है। तो बिजनेस अच्छा है, इट इज जस्ट दैट द सेक्टर वाज गोइंग थ्रू सम हेडविंड्स। तो चीजें यहाँ पे टर्न अराउंड हो रही है एज पर मार्सलस इन्वेस्टमेंट। इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी इन लोगों ने अपने रिसर्च में बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी सारे टर्न अराउंड हुए हैं रिसेंट टाइम में एंड द सेक्टर शुड डू वेरी वेल इन आने वाले टाइम में। और मैंने अपने पास्ट में भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने एक लेवल पे एनालिसिस करके भी दिखाया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्यों चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सुप्रजीत की, तो जैसे मैंने कहा ये इनिशियली ये सिंगल प्रोडक्ट केबल सप्लाई करता था टू टीवीएस मोटर इन 1985, बट इवेंचुअली इसने काफी सारे सप्लाईज के साथ काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स का टाई अप किया एंड करेंटली मैं बात करूँ तो मोर देन 65% का मार्केट शेयर है इनका इन मैकेनिकल केबल्स, और ये प्राइमरी टू व्हीलर एंड पैसेंजर व्हीकल में डील करता है, और करेंटली इनकी काफी अच्छी ग्रोथ रही भी है इन आफ्टर मार्केट एंड एक्सपोर्ट्स एज वेल। रिटर्न्स की बात करें तो 8.5% के सीएजीआर लेवल पे रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 5 इयर्स विद एब्सोल्यूट रिटर्न्स ऑफ 50%। तो रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं दिए हैं क्योंकि ये बेसिकली एक कंसोलिडेशन फेज में है। तो ये जो 5 स्टॉक्स हमने डिस्कस किया दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ राइजिंग जायंट। इसके अलावा 10 और स्टॉक्स है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो वो जो है फ्राइडे को हम पब्लिश करेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना अप्रिशिएशन जरूर शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। That's all for today. Thank you. तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।